हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डेली करंट अफेयर्स सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 11 जनवरी 2022 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस तो इतने इम्पॉर्टेंट हैं जो कि सीधे आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए और नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। और करंट डिस्कशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, डेली की तरह एनिसेंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन देखते हैं क्या है। किस राज्य के, पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के वन मंत्री द्वारा अपनी तरह का पहला मोबाइल अर्बन फॉरेस्ट पार्क लॉन्च किया गया है। किस राज्य के वन मंत्री द्वारा अपनी तरह का पहला मोबाइल ऐप अर्बन फॉरेस्ट पार्क लॉन्च किया गया है, तो वो क्या है, तेलंगाना, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तेलंगाना राज्य में लॉन्च किया गया है। और ये किसने लॉन्च किया है, तो यहाँ के वन मंत्री हैं, उनका क्या नाम है, वन मंत्री अल्लोला इंद्रकरण रेड्डी, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये जो ऐप है, मोबाइल ऐप है अर्बन फॉरेस्ट पार्क, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो विकसित किया गया है पाम 10 सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पाम 10 सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा इस ऐप को क्या किया गया है, विकसित किया गया है, ठीक है। ये हो गया। अब ये मतलब इसका उद्देश्य क्या है, इस मोबाइल ऐप को लॉन्च करने का क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य ये है कि थीम आधारित शहरी वन पार्क के बारे में सभी तरह की क्या करना, जानकारी देना। थीम आधारित शहरी वन पार्क के बारे में जो भी जानकारी होगी इससे संबंधित वो देगा, प्लस क्या करेगा, जो आगंतुक होंगे, आगंतुकों को उनकी यात्रा बनाने की, ठीक है, वो सुविधा प्रदान करेगा, उनकी यात्रा को सुगम बनाने की सुविधा प्रदान करेगा ये जो ऐप होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, देख लेते हैं तेलंगाना के सीएम कौन है। इनका नाम है के चंद्रशेखर राव, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो ये के का मतलब शॉर्ट में सब बोलते हैं के चंद्रशेखर राव, तो के का मतलब देख लेते हैं इनका क्या पूरा नाम कहते हैं, कल्वकुंतला, जिसे शकुंतला बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही इनका क्या नाम है, शाह की जगह कल्व कर दिया गया है, बाकी चीज़ वही है, इनका क्या है, कल्वकुंतला है, नहीं एक मिनट, कल्वकुंतला, क्या है, ये है कल्वकुंतला, जैसे शकुंतला वैसे ही शाह की जगह कल्व कह देंगे, तो कल्वकुंतला, ठीक है। कल्वकुंतला, शकुंतला नाम इसलिए दे दिया ताकि आपको याद रहे कि हाँ कुछ ऐसे संबंधित इनका नाम था, ठीक है। तो ये कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव, तो शॉर्ट में ही बोलना इजी है, सही है कि के चंद्रशेखर राव, ये हो गया। और तेलंगाना में जो है यहाँ के वन्यजीव अभ्यारण्य देख लेते हैं फटाफट, क्या है, प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य, शिवराम वन्यजीव अभ्यारण्य, और एक और इम्पोर्टेंट है मंजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। ये सब पूछते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 जनवरी 2022 को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए दिया जाने वाला, क्या दिया जाने वाला, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड, ये किसके लिए दिया जाता है, इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए दिया जाने वाला, ठीक है। किसके लिए, शिल्प गांव के लिए दिया जाने वाला इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये केरल में ही है,
ठीक है, केरल में कोवलम के पास एक संगठन है जिसका नाम है KACV। क्या नाम है कोवलम के पास? KACV, ठीक है, ये है। मतलब कि केरल कला और शिल्प ग्राम, ये केरल में कोवलम के पास है केरल कला और शिल्प ग्राम। इसी संगठन को शिल्पग्राम संगठन, इसी संगठन को क्या दिया गया है? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिल्पकारों के लिए दिया जाने वाला इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड इसे ही दिया गया है, ठीक है। और इस KACV ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है, ये भी देख लेते हैं। तो जो केरल राज्य का पर्यटन विभाग है, केरल राज्य के पर्यटन विभाग के लिए उरालुंगल, क्या बोला मैंने? उरालुंगल श्रम अनुबंध सहकारी समिति द्वारा स्थापित एक, ये क्या है? संगठन है, एक संस्था है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। और फिर क्या आप क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें देख लेते हैं। सारे फैक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो स्किप ना होने पाए, सारा देख लेते हैं एक एक करके। तो ये तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ये किसके द्वारा सम्मानित किया गया है, ठीक है, किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो वर्ल्ड क्राफ्ट्स, ये टामे हलंत है, ठीक है। वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा ये सम्मानित किया गया है, ठीक है। और ये जो पुरस्कार है इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड, ठीक है, ये जो पुरस्कार है गैर व्यक्तिगत श्रेणी में दिया जाने वाला, ठीक है, गैर व्यक्तिगत श्रेणी में प्राप्त भारत का एकमात्र पुरस्कार है, ठीक है, एकमात्र पुरस्कार है। क्या कहा मैंने? कि गैर व्यक्तिगत श्रेणी में प्राप्त भारत का ये क्या है? एकमात्र पुरस्कार है। तो ये तो 2021 में पता चल गया कि किसको दिया गया है? KACV को दिया गया है, ठीक है, KACV को दिया गया है। 2020 में किसे प्रदान किया था? कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन इस साल का ना पूछ करके बैक ईयर का पूछ लेते हैं, ठीक है। तो एक मतलब माइंड में होना चाहिए, ठीक है, माइंड में एक बार होना चाहिए कि सामने अगर आ जाए ऑप्शन तो वो टिक हो जाए। तो 2020 में इसको किसे दिया गया था? मलेशिया में दिया, मलेशिया में क्या है? मलेशिया में क्राफ्को नीति, यहाँ क्लियर लिख दे रहे, क्राफ्को मू, इसके बाद मुँह के बाद नीति होगा, ठीक है, नीति, क्राफ्को नीति कू द्वारा क्या हुआ था? विलेज ऑफ ईयर पुरस्कार इसे दिया गया था। और अगर बात करें कि शिल्पकार के रूप में किसे दिया गया है, ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ये हो गया। अगर बाय चांस पूछ ले कि शिल्पकार के रूप में मतलब किसको चुना गया है, तो वो भी देख लेते हैं। शिल्पकार के रूप में किसे चुना गया है? शिल्पकार के तौर पर, शिल्पकार के रूप में तो चुना गया है शाहर बानू अरेबियन, और भारत के
दल वई, एक मिनट यहाँ लिख दे रहे हैं, दलवई कुलयप्पा, दलवई कुलयप्पा को चुना गया है शिल्पकार के लिए। ठीक है, शिल्पकार के रूप में शाहर बानु अरेबियन और भारत के दलवई कुलयप्पा को चुना गया है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। और क्या कहते हैं कि ब्रांड के रूप में, भारत के शिल्प ब्रांड के रूप में भी कुछ को चुना गया, कुछ ब्रांड को, जैसे कि हाउस ऑफ तोरामली, ठीक है, जयपुर रक्स, मंडला, गौरंग शाह, ये सब शिल्प ब्रांड, भारत के शिल्प ब्रांड के रूप में चुने गए हैं। फिर से नाम ले रहे हैं, हाउस ऑफ तोरामली, हाउस ऑफ तोरामली, हाउस ऑफ तोरामली, हाउस ऑफ तोरामली, जयपुर रक्स, मंडला, एक ब्रांड ये हो गया, और एक क्या है, गौरंग शाह। ठीक है, गौरंग शाह। हाउस ऑफ कौन कौन सा हो गया एक बार और, हाउस ऑफ तोरामली, सेकंड जयपुर रक्स, थर्ड मंडला, फोर्थ गौरंग शाह, इनको भारत के शिल्प ब्रांड के रूप में चुना गया है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी को। ठीक है, क्या हुआ था कि 10 जनवरी 1975 को कहाँ पर? महाराष्ट्र के नागपुर में क्या हुआ था? पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था, पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, हिंदी सम्मेलन हुआ था, और इस सम्मेलन में 30 देश के 122 प्रतिनिधियों ने क्या किया था? भाग लिया था। ठीक है, और इसी के बाद से क्या किया गया? इसी सम्मेलन के बाद से क्या गया? हर साल 10 जनवरी को के बाद से हर साल क्या हुआ? 10 जनवरी को ये विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें कि विश्व हिंदी दिवस मतलब इसका क्या है? विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? तो वो है मॉरिशस में। कहाँ है? मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस। और मॉरिशस की कैपिटल, राजधानी क्या है? तो पोर्ट लुइस। क्या है? पोर्ट लुइस। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। और इसी से संबंधित एक और है कि जैसे कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 14 सितंबर को, ठीक है, 14 सितंबर को, कंफ्यूज नहीं होना है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि 14 सितंबर 1949, ठीक है, 1949 को इस मतलब ये हिंदी को क्या किया गया था? राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो 14 सितंबर को क्या? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में हाल ही में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है? तो किसे चुना गया है? विल स्मिथ को। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में हाल ही में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है? तो किसे चुना गया है? बिल स्मिथ को चुना गया है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा किसे चुना गया है? बिल स्मिथ को चुना गया है। और ये जो गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स है, ये इस बार किस नंबर का था? 79 नंबर का था, 79 नंबर का। ठीक है, ये हो गया। और ये कहाँ दिया जाता है? तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में दिया जाता है, एंजल्स में। ठीक
ठीक है, लॉस एंजल्स में इसे दिया जाता है इस पुरस्कार को। और इसका जो ये इस पुरस्कार का जो ये जो पहला जो संस्करण था इसका, ठीक है, वो कब दिया गया था? 1949 में, 1949 में। कहाँ पर? कैलिफोर्निया में इसका पहला संस्करण हुआ था। मतलब पहला पुरस्कार ये वितरित किया गया था 1949 में और कैलिफोर्निया में, ठीक है। अब इस देखिए, ये तो क्वेश्चन क्या पूछा था यहाँ पे कि बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है विल स्मिथ को, और भी चुने गए हैं, और भी उसमें पुरस्कार दिया गया है। तो एक एक करके देख लेते हैं। एक मिनट, ये मैंने लिस्ट ले ली है, यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए क्या कह रहा है, बेस्ट एक्टर इन ड्रामा विल स्मिथ, ठीक है, विल स्मिथ को दिया गया है। इम्पोर्टेंट, अगर पूछ ले कि बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा, ठीक है, ये तो एक्टर बत पूछा, ये एक्ट्रेस, तो एक्ट्रेस कौन है? निकोल किडमैन, ठीक है। अगर पूछ ले बेस्ट पिक्चर ड्रामा, तो द पावर ऑफ द डॉग, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेस्ट पिक्चर, देखिए एक्ट्रेस, एक्टर, डायरेक्टर, ये पता होना चाहिए, तो पूछ लेता है। बेस्ट एक्टर इन ड्रामा विल स्मिथ, बेस्ट एक्ट्रेस निकोल किडमैन, बेस्ट पिक्चर ड्रामा द पावर ऑफ द डॉग, ठीक है। और ये डायरेक्टर कौन है द पावर ऑफ द डॉग के? जेन कैम्पियन, कौन है? जेन कैम्पियन, ठीक है, ये हो गया। और अगर बात करें तो इसमें ये भी देख लीजिए, बेस्ट पिक्चर एनिमेशन एनकांटो, ठीक है, और बेस्ट टेलीविजन सीरीज सक्सेशन, बेस्ट पिक्चर एनिमेशन एनकांटो और बेस्ट टेलीविजन सीरीज सक्सेशन, ठीक है। और ये देख लेते हैं कि बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी म्यूजिकल, बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी म्यूजिकल, तो वो कौन है? एंड्रयू गारफील्ड। और ये जो म्यूजिकल है ये है, ठीक है, एंड्रयू गारफील्ड। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट बताया वो नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी ऐसे देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। और क्या नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, फिर अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस राज्य में हाल ही में लोसांग महोत्सव मनाया गया है? किस राज्य में हाल ही में क्या मनाया गया? लोसांग महोत्सव मनाया गया है। तो लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? सिक्किम। ये लोसांग महोत्सव कहाँ का? सिक्किम का है। जो चर्चा में होते हैं त्यौहार और ये सारी चीज़ें ये पूछी जाती हैं एग्जाम में, ठीक है। तो लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? सिक्किम में मनाया गया है। ओके, क्लियर हो गया होगा, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ जो सिक्किम में जो जनजातियाँ रहती हैं, भूटिया, ये भी पूछता है भूटिया और लेप्चा कहाँ की जनजातियाँ, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ की जो जनजातियाँ भूटिया और लेप्चा, ये क्या करती हैं? इस महोत्सव को मनाती हैं, ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या होता है कि जो ये महोत्सव मनाया क्यों जाता है, वहाँ की जनजातियाँ क्यों मनाती, तो फसल के मौसम के शुरुआत का ये प्रतीक है, ठीक है, फसल के मौसम के शुरुआत का प्रतीक है, फसल के मौसम के शुरुआत का, प्रारंभ का ये क्या है? प्रतीक है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि ये जो सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम के सीएम कौन है? PS गोले। यहाँ के सीएम कौन है? PS गोले, ठीक है। राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद, ठीक। और सिक्किम की राजधानी और सिक्किम का सबसे बड़ा शहर, सिक्किम की राजधानी और सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गंगटोक, ठीक है, ये हो गया। और इसमें एक मिनट हम दिखा ही दे रहे हैं मैप में सिक्किम कहाँ है, जिसको मैप बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मैप का, ठीक है, ये दिखा दिया जा रहा है, ये है सिक्किम, ये, ठीक है, और ये गंगटोक इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर सिक्किम, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर।
ये हो गया। तो CM PS गोले, राज्यपाल गंगा प्रसाद और गंगटोक बता दिया। ठीक है, एक और महोत्सव इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव, तो वो कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। अभी कुछ महीने पहले एक महोत्सव हुआ, तानसेन महोत्सव। ठीक है, तानसेन महोत्सव हुआ, ये भी मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है तानसेन महोत्सव? MP के ग्वालियर में मनाया जाता है, ग्वालियर MP। ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ये मनाया जाता है हर साल। ठीक है, और एक हरेला महोत्सव होता है। ठीक है, हरेला महोत्सव जो होता है ये उत्तराखंड में होता है। हरेली महोत्सव कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में होता है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये सब याद रखिए, सारे पूछते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे हम लोग अपने। क्या कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ संपन्न किया गया? कौन सा कह रहा है फेस्टिवल? नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी फेस्टिवल का 9वां संस्करण। इस बार कौन सा संस्करण था? 9वां संस्करण था। कहाँ किया गया? गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ है? असम में है। ठीक है, गुवाहाटी कहाँ है? असम में है, असम में है। ये हो गया। और ये क्या हुआ कि इसका उद्घाटन 7 जनवरी को किया गया है। उद्घाटन इसका इस फेस्टिवल का उद्घाटन 7 जनवरी को किया गया। किसने किया इसका उद्घाटन? तो वहाँ के जो राज्यपाल हैं, कौन है राज्यपाल? जगदीश मुखी। तो उन्हीं के द्वारा किया गया। 7 जनवरी को इस नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। ठीक है, और ये 9 जनवरी को क्या हुआ? यह फेस्टिवल संपन्न हुआ, 9 जनवरी को संपन्न हुआ। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इस फेस्टिवल का क्यों मनाया जाता है? तो जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट एरिया है, ठीक है, तो उसकी क्या करना है? उसकी वाणिज्यिक और पर्यटन क्षमता को क्या करना? बढ़ावा देना। ठीक है, उसकी क्षमता को बढ़ावा देना, ये हो गया। और यहाँ के CM कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल। ये कई बार बता चुके हैं, अब तो आप लोग को एकदम तैयार हो गया होगा। सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, ये हो गया। और ये पहले क्या होना था? ये जो फेस्टिवल है ये पहले दिल्ली में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण क्या हुआ? इसका संस्करण यहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, यहाँ हुआ, ये हो गया। और देख लेते हैं कि असम के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, तो नामेरी नेशनल पार्क पूछा जाता है कि कहाँ है। ठीक है, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग। ठीक है, ओरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू शेखोवा नेशनल पार्क। ठीक है, डिब्रू शेखोवा नेशनल पार्क। ये सारी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर है। नामेरी, मानस भी है, मानस नेशनल पार्क। ठीक है, ये हो गया। और अभी हाल ही में क्या हुआ था कि असम में दो नेशनल पार्क घोषित किए गए थे। उनका क्या क्या नाम है? देहिंग इम्पोर्टेंट है, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये और रायमोना आरक्षित वन। ठीक है, इन दोनों को अभी हाल ही में क्या किया गया था? नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ठीक है, तो ये हो गया जून मंथ में, जून 2021 में इसको घोषित किया गया था। और देख लेते हैं कि ये असम है, जो यहाँ का जो राजकीय पशु है वो क्या है? एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, ये अब यहाँ से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने डिस्कस कर दिया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर, 5 जून को किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी SSIP, ठीक है, क्या कह रहा है? 5 जनवरी को किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी SSIP 2.0 लॉन्च किया है। तो देख लेते हैं SSIP
2.0, ठीक है, ये है। तो ये किसने लॉन्च किया है? गुजरात। किस राज्य ने? गुजरात ने, ठीक है। तो ये क्या है कि गुजरात के पहले सीएम देख लेते हैं, कौन है? भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल, ठीक है, भूपेंद्र पटेल। और भूपेंद्र पटेल और यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, भूपेंद्र पटेल सीएम और शिक्षा मंत्री हैं, उनका नाम है जीतू वघानी। जीतू वघानी, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा क्या किया गया? इसका SSIP यानी कि स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया गया है, इसका शुभारंभ किया गया है, ठीक है। ये किसके लिए शुभारंभ किया गया है? तो जो 9th से लेकर के 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्लास 9th से लेकर के 12th तक के स्टूडेंट्स को इनोवेटिव यानी इनोवेशन यानी नवाचार, ठीक है, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें क्या करना? आर्थिक सहायता देना, ठीक है, उन्हें उनके नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता देना। और ये आर्थिक सहायता कितनी तक दी जाएगी? कितनी राशि होगी उसकी? तो वो 20,000 तक की होगी, 20,000 तक की राशि होगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। ये 2.0 कह रहा है, यानी इसके पहले भी एक लॉन्च हुआ होगा। तो जो इसका SSIP 1.0 था, ये 5 साल के लिए ये भी लॉन्च किया गया था इसका, ठीक है, 5 साल के लिए शुभारंभ इसकी भी की गई थी। कब शुभारंभ की गई थी? 2017 से लेकर के ये क्या किया गया था? 2021 तक के लिए, ठीक है, ये स्टार्ट किया गया था। और तो अब ये 2.0 स्टार्ट किया गया है, ठीक है, 2.0, जिसमें 20,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी उनके 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स को उनके नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। और ये इन्होंने एक उम्र तय कर दी है 9 से 12, तो इन्होंने ये भी बोला कि 9 से 12 तक का है, लेकिन एक एज भी इन्होंने कर दी है, लिमिट कर दी है कि 35 साल तक। अब इसका क्या मतलब है डिसाइड करने का? ये तो वही जानते हैं, क्योंकि 9 से 12 तक का स्टूडेंट 35 साल, कोई वही नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है कि 35 साल तक, 35 साल तक, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 35 साल से कम, और ये क्या करना है? 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए ये होगा, ठीक है, ये हो गया होगा। और देख लेते हैं कि गुजरात में मरीन नेशनल पार्क है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि गुजरात में मरीन नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में है। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य, गुजरात का गिर, पूछा जाता है गिर कहाँ पर है? तो गुजरात का गिर वन्यजीव अभ्यारण्य इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और एक काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये कहाँ है? गुजरात में ही है काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। तो ये जो है काकरापारा, ये ताप्ती और सूरत के समीप है, ताप्ती और सूरत के समीप है, ठीक है, ये हो गया। और बालिका पंचायत कहाँ है? तो गुजरात के कुनरिया गांव में है बालिका पंचायत यही है, गुजरात के कुनरिया गांव में, ठीक है। तो लीजिए, यहाँ से जो भी फैक्ट थे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? जनवरी 2022 को देश का 73वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? जनवरी 2022 में इस बार जो 73वां ग्रैंड मास्टर शतरंज का ग्रैंड मास्टर बना है वो कौन बना है? उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है भरत सुब्रमण्यम, यहाँ लिखा हुआ है भरत सुब्रमण्यम, ठीक है, भरत सुब्रमण्यम। ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु, चेन्नई से, ठीक है। 14 साल के हैं ये, 14 साल के हैं, जो कि 73वें नंबर के बने हैं, तो पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, 73वें नंबर के, ठीक है। 72वां कौन बने थे इसके पहले? तो वो उनका नाम था मित्रभा गुहा, ठीक है। ये 72वें नंबर के हैं। पहले ग्रैंड मास्टर फर्स्ट नंबर के कौन बने थे? विश्वनाथ आनंद, पहले नंबर के विश्वनाथ आनंद। अगर पूछ ले कि पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी?
तो क्या नाम हो जाएगा? विजय लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी। ठीक है। और अगर ये पूछ ले कि विश्व का सबसे विश्व का सबसे यंग ग्रैंड मास्टर कौन था, कौन बना था? तो उनका नाम है अभिमन्यु, अभिमन्यु। ठीक है। तो यहाँ से जितने भी बनने थे सारा डिस्कस कर लिया गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 7 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री मतलब कि राजनाथ सिंह जी। ठीक है, राजनाथ सिंह जी। तो 7 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री ने किस देश में भारत का पहला बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की है? बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की है। तो वो कहाँ की है? फ्रांस में की है। कहाँ? फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में। तो ये किस मतलब फ्रांस में जो आयोजन किया गया है कि भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की। ठीक है। तो ये जो शुरुआत की गई किसके द्वारा की गई है? तो वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान द्वारा। ठीक है, खेल संस्थान द्वारा। राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान द्वारा। ठीक है, ये क्या किया गया है? इसी के द्वारा शुरुआत की गई है, आयोजित किया गया है ये खेल। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? NIMAS। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान के द्वारा फ्रांस में ये जो बहुआयामी साहसिक खेल अभियान है इसी के द्वारा आयोजित किया गया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इसमें क्या करना है कि क्या होगा इसमें, इस खेल में क्या होगा? तो जो आल्प्स पर्वत है, ठीक है, आल्प्स पर्वत इसके ऊपर क्या की जाएगी? ट्रैकिंग की जाएगी। आल्प्स पर्वत के ऊपर क्या होगा? ट्रैकिंग की जाएगी 250 किलोमीटर से अधिक। ठीक है, 250 किलोमीटर से अधिक शीतकालीन ट्रैकिंग की गई है इस खेल में, इस अभियान में। ठीक है, तो ये हो गया आल्प्स पर्वत के ऊपर ट्रैकिंग। और ये जो और देख लेते हैं कि ये जो संस्थान अभी मैंने जिक्र किया था कि राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान, ये संस्थान है कहाँ? तो कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिला। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि कामेंग कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये भी क्लियर होना चाहिए। आगे देख लेते हैं अब हम लोग कि ये जो फ्रांस है, ठीक है, तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस। ठीक है, ये पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी पर है। ठीक है, सीन नदी, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और यहीं पर क्या होगा? 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 वाला, ठीक है, यहीं आयोजित होने वाला है। ये भी मैंने बताया था लास्ट टाइम। और देख लेते हैं इसमें कि जो माउंट आल्प्स पर्वत अभी मैंने जिक्र किया था, ठीक है, आल्प्स पर्वत, ये यहाँ पर क्या है कि माउंट ब्लांक, ठीक है, माउंट ब्लांक जो है ये आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी जो यूरोप की, और ये क्या है, जो यूरोप की क्या है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। माउंट ब्लांक आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और देख लेते हैं फ्रांस की नदियां, देख लेते हैं फ्रांस की नदियां, जैसे सीन नदी, ठीक है, रोन नदी, लॉयर नदी, ठीक है, और कुछ खास नहीं है, बस इतना जानिए। ठीक है, और सीन नदी के किनारे पेरिस बता ही दिया मैंने। और ठीक है, यहाँ से लगभग जितनी भी चीज़ें थी
अभी करंट में बता दिया है। और एक और अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि IHU वेरिएंट मिला है, वेरिएंट की खोज की गई है। कहाँ से? यहीं फ्रांस से ही मिला है, ठीक है। तो ये भी एक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक हो जाने की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की है? अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, एक दो दिन पहले की बात है कि बताया था कि चूक हो गई थी, तो उसके लिए SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ठीक है, जिसका ब्लू बुक और येलो बुक के बारे में मैंने चर्चा की थी, याद आया होगा, ठीक है। तो उसी में है। तो इनकी अध्यक्षता में क्या की गई है, तो प्रधानमंत्री पंजाब जा रहे थे, तो क्या हुआ, उनकी सुरक्षा में, सिक्योरिटी में क्या हुआ, चूक हो जाने के कारण इसकी जांच के लिए क्या हुआ, इनकी किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की है? ये सुधीर कुमार सक्सेना। याद रखिए, हो सकता है पूछ लें। बाकी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, वहाँ जा करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। एक और है कि हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा शुरुआत की गई है। हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 2009 को, ठीक है। 24 फरवरी 2009 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक है, के महाराष्ट्र में। ये हो गया। चलिए, करंट डिस्कशन हो गया है। जल्दी से हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं क्या है। पहला क्या क्वेश्चन कह रहा है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग, मतलब क्या कहा क्वेश्चन कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है, ठीक है, ये किस उसमें बना था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का क्या काल था? बताइए, सोचिए आप लोग कि किस काल में था। चलिए ऑप्शन दे देते हैं, क्लियर हो जाएगा, शायद थोड़ा बहुत याद हो जाए। तो इस स्थापना का ऑप्शन क्या है कि मौर्य युग, कुषाण काल, गुप्त या पाल। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस स्थापना का काल क्या है, युग क्या है? तो ऑप्शन क्या होगा? गुप्त, ठीक है, गुप्त युग में। तो नालंदा कल ही मैंने बताया था कि ये क्या है, बौद्ध पीठ है या बौद्ध विश्वविद्यालय था, ठीक है, जो दक्षिणी बिहार में क्या है, राजगीर के निकट, दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित है ये, ठीक। और ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है, इसको मतलब कुमारगुप्त प्रथम जो थे कुमारगुप्त फर्स्ट, इन्होंने क्या किया था, नालंदा बौद्ध विहार को सर्वप्रथम दान दिया था। कुमारगुप्त ने सर्वप्रथम क्या किया था, नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया। और बाद में क्या किया, वो बुद्ध गुप्त आते हैं, तथागत गुप्त आते हैं, बालादित्य, ये लोग भी क्या करते हैं, इस विहार को दान देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था पूछता है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो पहले तो ये जान लेते हैं कि मनसबदारी थी क्या। तो मनसबदारी एक प्रशासनिक व्यवस्था थी, ठीक है, विशेष प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसको अकबर के द्वारा लाया गया था, अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसमें 3 बातें निर्धारित होती थी। इसमें कौन सी 3 बातें थी कि पदाधिकारी का वरीयता क्रम क्या होगा, ठीक है, उसका वेतन क्या होगा, वेतनमान क्या निर्धारित किया जाएगा, और थर्ड क्या था कि सैनिक उत्तरदायित्व, ठीक है, उसका उत्तरदायित्व क्या होगा। तो जो सैनिक उत्तरदायित्व था, उसमें मनसबदार को क्या करना था कि अपने मनसब के अनुसार ही सैनिक को रखना पड़ता था, ठीक है, मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिक को रखना पड़ता था। और इसमें ये भी पूछता है कि इसमें सैनिकों का मतलब क्या होता था, डायरेक्ट भर्ती होती थी, ठीक है, और इनके रखरखाव का उत्तरदायित्व जो मतलब क्या, एक मिनट, क्या कह रहा है कि सैनिक उत्तरदायित्व में जो मनसबदार थे, उनको अपने मनसब के अनुसार ही सैनिक को रखना पड़ता था, ठीक है। और इनके जो प्रत्यक्ष भर्ती होती थी सैनिकों की और रख रखाव, इन्हीं मनसबदारों पर ही इसका उत्तरदायित्व डाल दिया जाता था, और इसके बदले में मनसबदार को नगद या जागीर दी जाती थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, नहीं हुआ नहीं है अभी क्या कि मनसबदारी व्यवस्था, ये तो मैं डिटेल बताने लगी। तो ये क्यों लागू की गई थी? तो ये अब तो पता हो गया होगा कि सैनिकों की सुगमता से, आसानी से भर्ती के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या कह रहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदवंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो ऑप्शन है मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश या कुषाण वंश। तो किसने नंदवंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो वो किया था मौर्य वंश ने, ठीक है, मौर्य वंश ने। और नंदवंश में 9 राजा हुए थे, ठीक है। अब 9 बाद में पढ़िएगा, अभी बस शॉर्ट में ही देख लेते हैं, ठीक है। तो नंदवंश का इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने धननंद की हत्या की। धननंद, ठीक है, अंतिम शासक था नंदवंश का। तो इसका मतलब क्या किया? हत्या करके और नंदवंश का अंत कर दिया, और इसके बाद क्या हुआ कि मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऑप्शन है भास, शूद्रक, विशाखादत्त या अश्वघोष। तो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन कहाँ मिलता है हमें? मुद्रा राक्षस में मिलता है। तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखादत्त की, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मिलाने के लिए आ जाता है कि मुद्रा राक्षस किसका है, ठीक है। अश्वघोष का क्या है, शूद्रक का क्या है, मृक्षकटिकम किसका है, ठीक है। तो ये सब पूछ लेता है। तो विशाखादत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। तो इसी में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत सूचना हमको मिलती है। तो चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है, ठीक है। और मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त देखा जाए तो विशाखादत्त के नाम से 2 और रचना आती हैं, ठीक है। 2 और रचना कौन सी है मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखादत्त की? तो एक है देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम, और एक क्या है? अभिसारिका वंचितक या बंधितक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो विशाखादत्त पूछ लेता है कभी कभी, देवी चंद्रगुप्तम भी, अभिसारिका बस देख लीजिए, याद कर लीजिए, हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन है महापद्मनंद, दूसरा है धननंद, तीसरा है सुकल्प, चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य। तो मगध कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ऑप्शन है धननंद। सिकंदर महान का समकालीन कौन है? धननंद है, ठीक है। तो ये हो गया। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंपॉर्टेंट है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त, सेकंड अशोका, थर्ड हर्षवर्धन, और नेक्स्ट है शिवाजी। तो अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी ने किया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अष्टप्रधान क्या होता था कि राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की शिवाजी ने क्या की थी? व्यवस्था की थी, जिसमें क्या होता था? अष्टप्रधान में 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इन्होंने 8 मंत्रियों को नियुक्त किया था, जिसमें पेशवा थे, अमात्य थे, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश, ठीक है। तो इनका सबका अपना अपना अलग अलग काम था। तो ये सारे हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, ठीक है। तो इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा अपना आप लोग। और आई होप आप सभी को ये सेशन समझ आया होगा, और अगर पसंद आया हो, समझ आया हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके उतना आप लोग इसको शेयर करिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।